हेलो स्टूडेंट्स, मंथन पीलीवंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी थर्ड ग्रेड टीचर की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। इसमें हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम द शॉप। आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम द शॉप। तो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल ड्रेस, तो अपने इसमें देखते हैं कि इसको ब्यूटीफुल को अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो वर्ड ब्यूटीफुल वो बताना है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहता है। तो जैसे अपने वर्ड है ड्रेस, तो अपने जानते हैं वर्ड अपने ड्रेस क्या है, एक नाउन है। तो ये एक नाउन है, तो ड्रेस को क्वालिफाई किया गया है कि ये ड्रेस कैसी है, ड्रेस ब्यूटीफुल है। तो अपने को पता है जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, एडजेक्टिव। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। द मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अब अपने वर्ड अपना देख रहे हैं जो है फास्ट। इस फास्ट का मतलब क्या होता है? अपने जो हिंदी में कहते हैं फास्ट, अपने कहते हैं मैं फास्ट पे हूं या उसने फास्ट रखा हुआ है, तो उपवास जिसे हम कहते हैं उपवास रखना। तो मुस्लिम क्या करते हैं, रमजान के महीने में अपने कहते रोजा रखते हैं या उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो अपनी क्या हो जाएगी, वर्ब। तो मुस्लिम फास्ट रखते हैं या फास्ट करते हैं, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? He kept the fast for a week. उसने क्या किया, फास्ट रखा। कितने टाइम के लिए फास्ट रखा, एक वीक के लिए। तो हम इसमें देखते हैं कि उसने फास्ट रखा। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये आ गई हमारी वर्ब कैप्ट। तो उसने देखो रखा, तो उसने क्या रखा। अब अपने देखते हैं किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट निकालना हो, अपने देखते हैं व्हाट से या होम से। हमारे व्हाट का होम का जो आंसर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो उसने रखा, उसने क्या रखा, फास्ट रखा, उपवास रखा। तो इसका मतलब यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, एक एज ए नाउन पेश किया गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। तो स्टूडेंट्स अपने सेम ही वर्ड होते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल अदा करते हैं। जैसे अपना ये वर्ड है जो फास्ट, इसने पीछे वर्ब का भी रोल अदा किया क्योंकि वो फास्ट कर रहा था। और अब क्या है, यहाँ पे फास्ट एक नाउन के रूप में आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी फिनिश अवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू मूवीज। तो अब देखो यदि हम हमारा वर्क कैसे फिनिश करते हैं, क्विकली फिनिश करते हैं। तो फिनिश हमारी क्या है, वर्ब। ये हमारी क्या हुई, वर्ब। और उस काम को करने का तरीका यानी कि फिनिश कैसे करते हैं, हम इसको क्विकली करते हैं, जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। इसका मतलब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। तो एक सीधी सी बात है, हमारी पहचान बिल्कुल अगर शॉर्ट में देखें तो जिस वर्ड के लास्ट में हमें एल वाई लिखा हुआ मिलता है, तो मोस्ट ऑफ जो भी एडवर्ब्स होती है एल वाई से एंड होती है, मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स होती है, सारी नहीं अपने कह सकते। तो इस कारण यहाँ पे हमारा क्विकली क्या जा रहा है, एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स अपने इस चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, एडवर्ब। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। अब देखो सैटरडेज पे क्या होता है, मैं वर्क करता हूँ। देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, और इसके बाद मैं वर्क करता हूँ, दिखाया गया है कि सब्जेक्ट क्या करता है। तो इसका मतलब वर्ब, सॉरी, वर्क को एज ए वर्ब पेश किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर है वर्ब। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, एंडी नॉक्ड एट द डोर। एंडी ने क्या किया, डोर पे नॉक किया। तो डोर पे नॉक किया लेकिन किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है, बट से। तो बट यहाँ पे हम
हमारे यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है बट, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। थोड़ा स्पेलिंग में इंजेक्शन कर रखा है, कंजंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज ए फास्ट ट्रेन, दिस इज ए फास्ट ट्रेन। अब देखो ट्रेन की विशेषता बताई गई है, अब वर्ड आया है फास्ट। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, इसी कारण क्वेश्चन इस टाइप के डालेंगे इसमें कि फास्ट को अलग अलग तरीके से अपने एक्सप्लेन कर सके कि फास्ट को कितनी टाइप से हम यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड आया फास्ट, अगर कोई चल फास्ट रहा है, कोई वर्क फास्ट कर रहा है, फिर तो वो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगर फास्ट रखा जा रहा है तो फास्ट कोई कर रहा है, वो फास्ट वर्ब पे आ रहा था। उसने बोला कि उसने रोजे रखे, रोजे रखे इसका मतलब फास्ट नाउन हो चुका था। लेकिन अब देखो ट्रेन है, तो ट्रेन की क्या विशेषता है, वो तेज चलने वाली ट्रेन है, तेज ट्रेन है, तो इसका मतलब एक नाउन है ट्रेन, और नाउन को क्वालिफाई किया है फास्ट ने। इट मींस यहाँ पे फास्ट हमारा क्या हो रहा था, एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। फास्ट यहाँ पे हो रहा था एडजेक्टिव, लेकिन देखो यहाँ पे एडवर्ब, नाउन, वर्ब। एडजेक्टिव का दोस्तों अपने को कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव है एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो वी सॉ ए सॉ एट द सॉ, तो यहाँ पे वर्ड है जो सॉ, इसके अलग अलग 3 मीन निकल रहे हैं, इसके अलग अलग ये वर्ड 3 मीन दे रहा है। तो अब किस कारण से दे रहा है 3 मीन अपने, देखो एक तो वर्ब होती है जो अपनी सी, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है सॉ, और थर्ड क्या होती है सीन। तो एक जगह पे तो एज ए वर्ब पेश किया जा रहा है सॉ को, और एक जगह पे देखो जैसे अपने आरी बोलते हैं, हमने देखी, क्या देखी, आरी बोलो या आरा बोल दो, वो देखा, यानी कि जो लकड़ी को काटने का डिवाइस है वो देखा। और कहाँ पे देखा, एक सॉ पे देखा, तो अपने सॉ मिल बोलते हैं, जैसे वो लकड़ी की फैक्ट्री बोल दो या लकड़ी का आरा बोल देते हैं जैसे, और उसे अपने सॉ मिल या सॉ बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मैंने एक वो लकड़ी की फैक्ट्री में क्या देखी, हमने एक आरी देखी या फिर एक आरा देखा। तो यहाँ पे जो वर्ड है सॉ, 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 इसको 3 बार अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पेश किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी क्या है, सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, तो तब हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ये क्या आई, वर्ब। हमने क्या किया, हमने देखा, तो यहाँ पे सॉ किसके रूप में है, वर्ब के रूप में। फिर देखो हमने क्या देखा, तो क्या देखा, हमने एक आरा या अपने आरी देखे, वो देखी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये किसके रूप में आ रहा है, एक नाउन के रूप में। फिर कहाँ पे देखी, जो इसका ये बताया गया सॉ, और यहाँ पे भी एक जो सॉ मिल बताया गया है वो भी एक नाउन के रूप में ही बताया गया है, सॉ मिल, यानी कि जो लकड़ी की आरा है या लकड़ी की फैक्ट्री है वहां पे। तो इसका मतलब वर्ब, नाउन और नाउन इस टाइप में पेश किया जा रहा है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना कहता है, वर्ब, नाउन और नाउन, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है हमारा 9वां, वाटर दीज प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं वाटर, नॉर्मली अपने देखें वाटर पानी, जल, इसे हम क्या कहते हैं, एक नाउन के रूप में लेके चलते हैं। वाटर क्या है, एक नाउन, अपने ये मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, जो हमारा क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि इन प्लांट्स को पानी दो, इन प्लांट्स को पानी डालो। इसका मतलब अपने क्या कहते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस है ये एक, ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। स्टूडेंट्स अपने जानते हैं इसको अच्छे से, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसका मतलब वाटर का मतलब पानी नहीं है, इसका मतलब है पानी देना, पानी देना, यानी कि एज ए वर्ब आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर कर देंगे वर्ब। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही इज ए मिल्कमैन। अब अपने वर्ड मिल्क को देखेंगे कितने टाइप से अलग अलग इसको शो कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे ही वो वाटर की तरह, मिल्क भी क्या है, एक नाउन है,
लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये आदमी है एक, जो क्या है, नाउन है, और उसकी विशेषता बताई गई है कि वो कौन सा आदमी है, मिल्कमैन। मिल्कमैन मतलब दूध बेचने वाला, ये दूध वाला आदमी है, ही इज ए मिल्कमैन। तो यहाँ पे मैन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आया है मिल्कमैन। मैन को क्या कर रहे हैं, ये क्वालिफाई कर रहा है। तो इट मींस जो एक नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। एक चीज का ध्यान रखना, इस मिल्क को देख के नाउन मत समझ लेना, क्योंकि ये नाउन नहीं है। एक नाउन से पहले आके उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उस नाउन से पहले आके उस नाउन को बता रहा है कि मैन, कौन सा मैन है, मिल्क मैन है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या कहता है अपना 11वां क्वेश्चन। तो which part of speech expresses a mild or sudden burst of emotion? अब देखो इसको पढ़ लीजिए, sudden word burst of emotion। तो कई बार क्या होता है कि अपने मन में कोई एकदम से अचानक से कोई फीलिंग्स आती है, और उस इमोशन के कारण अपने माइंड से या फिर अपने मुंह से कुछ वर्ड जनरेट होते हैं, और वो वर्ड क्या होते हैं वो ये पूछ रहे हैं। जैसे अपने क्या होता है कि चलते चलते कोई दुख वाली बात देख ली, अपने दुखी हो गए, सैड हो गए, तो अपने क्या बोलेंगे, अल्लाह। या अपने क्या बोलेंगे, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो अपने उसको क्या कहते हैं, वेल डन, शाबाश। तो ये वर्ड क्या होते हैं, सोच के नहीं बोलते, वो क्या होते हैं अपने इमोशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं वो वर्ड। तो इन वर्ड्स को अपने क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे अपने चलते चलते क्या होता है कि कोई ऐसी गुड न्यूज मिल गई या खुश हो गए अपने, तो अपने कहते हैं वाओ, हुर्रे, या वेल डन, ये चीज बोल देते हैं। अपने क्या हो गया, सैड हो गए एकदम से, तो अपने क्या कहते हैं, अहलास, ये चीज बोल दी जाती है। तो ये वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, किसी भी सेंटेंसेस के अंदर इस टाइप का अपने को वर्ड मिलता है जिसके सामने अपने को ये वाला सिंबल लगा हुआ मिलेगा और ये वाला सिंबल लगा होगा जिसके आगे, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इंटरजेक्शन है। वो वर्ड क्या काम करता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, एकदम से इमोशन आते हैं, उसको शो करता है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिल्क द काउस। ये क्वेश्चन है अपना दोस्तों बिल्कुल उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है जो अपने थोड़ा टाइम पहले किया था, वाटर दीज प्लांट्स। उसमें क्या बोल रहे थे कि इन प्लांट्स को वाटर करो, इन प्लांट्स को पानी डालो। अब यही है मिल्क द काउज, ये भी एक तरीके से वो ये सेम इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मिल्क का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिल्क का मतलब दूध नहीं है, इसका मतलब है दूध निकालना, दूध निकालना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि अपने मिल्क द काउज, की गायों का दूध निकालिए। तो इसमें हम देखते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया गया है ये जो सेंटेंस, तो इसलिए ये इंपेरेटिव एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब मिल्क है जो हमारा वो क्या है, हमारी वर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब। तो हमें क्या करना है, वर्ब के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को पहचानना है कि ये कौन सी वर्ब है। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स पहले हमें इन तीनों वर्ब्स के बारे में जानना होगा। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, जितने भी होते हैं अपने ये सारे बोले। तो विल शैल आ गया, जैसे एक मॉडल के अंदर भी आ गया। तो अपने ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ही स्लेप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद स्लेप्ट क्या हो गई, वर्ब। तो वर्ब क्या है अपनी, ये मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है ये। तो इसका मतलब इसको तो कट कर दो। तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। फिर हम हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बचे, ट्रांजिटिव वर्ब का और
इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो इन दोनों को हम समझते हैं पहले। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो जाएगी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। इट मीन्स कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को जरूर लेती है, वो वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव। तो अपने इसमें देखते हैं जो स्लैप्ड है, ऑब्जेक्ट निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, व्हाट और whom, ये दोनों वर्ड लगाओ, इससे हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये लगा के क्वेश्चन करेंगे, वह सोया। तो पहले व्हाट से क्वेश्चन करो, वह क्या सोया, नहीं आ रहा ना कोई आंसर, वह क्या सोया, कोई आंसर नहीं आ रहा। फिर देखो whom यानी कि किसको, वह किसको सोया, तो भी इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब स्लैप्ड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता है। तो इसी टाइप से एक और वर्ब लें, जैसे अपने बोला ईट, ईट यानी कि खाना। अगर ऐसे ही के साथ एट आती सेकंड फॉर्म, उसने खाया, तो उसने क्या खाया, कुछ ना कुछ तो खाया होगा, कोई चीज खाई होगी। तो इसका मतलब एट क्या था, इसके साथ कोई ना कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लग सकता है। तो अपने यही देखना है, जो वर्ड है स्लैप्ड, स्लैप्ड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता है। तो जब स्लैप्ड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता है, तो अपने क्या देखेंगे, स्लैप्ड के साथ है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, तो अब अपने इसमें देखेंगे कि इसकी जो वर्ब कौन सी है ये। तो एक बार इसको क्लियर करें। तो अब अपना वर्ड है जो स्लैप्ड। तो स्लैप्ड में हम देखते हैं व्हाट और whom दोनों लगाए, कोई भी आंसर नहीं आया। इसका मतलब वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, और जो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता वो क्या होता है, अकर्मक। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या किया कि वर्ब के तरीके समझा दिए, दोनों उसके टाइप समझा दिए कि ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है। वर्ब में पहचान करने का एक आपको शॉर्टकट बता रहे हैं इसमें कि व्हाट और whom से क्वेश्चन करो। अगर उसका आंसर आ रहा है कोई, तो उसका मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव है। नहीं आ रहा है तो इंट्रांजिटिव, स्लैप्ड का नहीं आ रहा था तो ये क्या थी, इंट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द स्काई, यहां पे ए नहीं होगा, यहां पे आएगा आई। इन द स्काई आई सा ए ब्रिड्स, नॉट ब्रिड्स, ये क्या होगा, वर्ड्स, वर्ड्स। आसमान में मैंने क्या देखा, पक्षियों का। अब पक्षियों का क्या देखा, हेड देखा, ग्रुप देखा, फ्लॉक देखा या बंच देखा। तो अब अपने इसमें क्या देखते हैं कि जो अपने कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जो उसका नॉलेज है वो क्या कहता है। अपने कलेक्टिव नाउन को थोड़ा माइंड में रख के चले कि जब पशुओं का झुंड होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेड। पशुओं के झुंड के लिए हेड। लेकिन अपने देखें यहाँ पे किसका झुंड है, पक्षियों का झुंड है, ना कि पशुओं का झुंड है। पक्षियों का झुंड है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He gave me an, उसने मुझे दी, क्या दी, एक एडवाइस। यहाँ पे भी आ रहा है एडवाइस। तो अब अपने ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये एडवाइस है या ये एडवाइस है। तो अपने एडवाइस को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है, एडवाइस में एस लगा होता है, और एक एडवाइस में यहाँ पे क्या लगा होता है स्टूडेंट्स, सी लगा होता है। तो देखने में अपने को ये लगता है कि दोनों ही सही है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देख के क्या कर देते हैं, बोथ 1 and 2 ये दे देते हैं, बोथ 1 and 2। लेकिन अपने इसको देखें, बोथ 1 and 2 ना देके जो वर्ड है इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं एडवाइस, एडवाइस को। जो वाला एडवाइस है जिसमें सी आता है वो होता है एज ए नाउन, और जो एडवाइस है जिसमें एस आएगा वो होता है एज ए वर्ब, एज ए वर्ब। तो अब अपने देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ही गैव मी एन एडवाइस। ही क्या है, सब्जेक्ट, गैव क्या है, वर्ब, और यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट।
लेकिन ये डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, जो नाउन के रूप में आने वाली वर्ब है वो वाली यूज करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस, अपना ये आंसर होने वाला है। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता एडवाइस, गैव की जगह एडवाइस्ड आता, फिर तो एस वाला आता, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सी वाला आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आए तो सी वाला एडवाइस आएगा, अगर वर्ब की जगह आए तो एस वाला आएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, इज द बेस्ट स्टोरी, कि जो आपके वाली है, देखो योर सब यू आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात की जा रही है कि जो आपकी स्टोरी है वो क्या है, बेस्ट स्टोरी है। तो अब अपने पास ऑप्शन है योर और एक है योर सेल्फ, योर्स और एक होता है योर सेल्फ्स। योर सेल्फ तो अपने बोले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये तो इसमें किसी तरीके से यूज हो ही नहीं सकता, इसको तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। तो यू सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यू इज द बेस्ट स्टोरी ये भी नहीं हो सकता, आप एक अच्छी स्टोरी हो, नहीं हो सकता। आप यू एक पर्सन के लिए यूज होता है। तो अब अपने पास बचे योर और योर्स। तो अब अपने देखें योर कौन सा केस है, क्या देखें अपने, योर एक एडजेक्टिव है, योर एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोले अपने। लेकिन योर्स है, ये यूज काम करेगा अपने एक प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। तो स्टूडेंट्स अपने देखते हैं जहां पे एडजेक्टिव होता है वो अपने साथ एक नाउन जरूर लेता है, लेकिन प्रोनाउन खुद नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, इसके बाद ब्लैंक के बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो जब ब्लैंक के बाद कोई भी नाउन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा तो हमारा आंसर आएगा योर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the principal entered the class, a student on the board, a student on the board। अब अपने इस बोर्ड की बात करते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए तो स्टूडेंट क्या कर रहा था, बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिख रहा था, ये देखे जाए। लेकिन एक चीज को शॉर्ट में ध्यान में रखना, जब टेंसेस का क्वेश्चन आ गया, ये टेंस में वर्ब फिल करनी है अपने को, तो अपने क्या देखेंगे, हमें क्या दिखा, वैन। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब वैन आएगा तो वैन के एक साइड अपने देखें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो एक साइड हमें क्या लगानी होगी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। कि देखा जाए वैन के एक साइड सिंपल पास्ट और एक साइड क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या देखें यहाँ पे वैन के बाद हमें सेकंड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है, तो हमें क्या करना होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। तो ए स्टूडेंट के साथ क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। आई वेंट इनटू द हॉस्टल टू व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग, कि मैं हॉस्टल में गया क्या देखने के लिए, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। तो अब अपने देखो कि मैं हॉस्टल में गया, तो कई बार लोग क्या करते हैं, वेंट गया, यानी कि वो कहते हैं कि सारी बात पास्ट में चल रही है, तो यहाँ पे भी अपने सेकंड फॉर्म लगा दें। तो सी की फॉर्म आ रही है तो कोई यहाँ पे सौ लगा देते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है, टू है। तो टू है तो अपने क्या देखते हैं इंग्लिश में, कोई भी मॉडल आ जाए या क्या आ जाए, टू आ जाए, इनके बाद हम हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी टॉपिक कर रहे हो आप, टू के बाद कोई और फॉर्म नहीं आ सकती, टू के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है 19, वो हमें क्या कह रहा है, लुक देखो, द मैन टू ओपन योर कार्स गेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखें अपने जो वर्ड होता है लुक, या आपने देखें लिसन, कौन सा वर्ड होता है, लुक या लिसन, ये हमें क्या शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, कि देखो या सुनो।
क्या दिखाया जाता है, क्या सुनाया जाता है, जो लाइव उस टाइम में करंट टाइम में कुछ चल रहा होता है, इसका मतलब जो प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है वो। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम से कोई काम कंटिन्यू है। तो जब लंबे टाइम से कंटिन्यू होता है तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं हम यूज करते हैं, तब हम वहां पे यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस कारण इज ट्राइंग करना गलत हो जाएगा, तो अपने क्या करेंगे, ए मैन हैज बीन ट्राइंग, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस्टरडे शी टीवी एट दिस टाइम, यहाँ पे यस्टरडे किसको शो करता है, यहाँ पे यस्टरडे शो कर रहा है सिंपल पास्ट को, कल को, और एट दिस टाइम ये किसको शो कर रहा है, कंटिन्यू को। कल इस समय पर, इसका मतलब कंटिन्यू भी था, कंटिन्यू आज का नहीं है, कल था ये कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यूज में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूज में शी के साथ क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉज वॉचिंग। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, जो आंसर का ऑप्शन है थर्ड, शी वॉज वॉचिंग। अब देखो, शी कट हर, सॉरी यहाँ पे सिंगर नहीं आएगा, यहाँ पे फिंगर, शी कट हर फिंगर इन दिस सेंटेंस, द वर्ब इज इन। अब देखो ये सेंटेंस दिया गया है, शी कट हर फिंगर, इसमें अपने को बताना है वर्ब कौन से टेंस में है। तो अपने देखो टेंस पहचानना हो तो हमेशा वर्ब की फॉर्म देखो, तो अपने क्या करेंगे, कट की तो तीनों फॉर्म ही सेम होती है, तो अपने कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के कि कट की तीनों फॉर्म सेम रहेगी, तो इसको कौन सा टेंस माना जाए। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे शी है, शी को जब हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जरूर लगता है, प्रेजेंट सिंपल में ही, शी, इट, इनके साथ। तो यहाँ पे कट के साथ एस नहीं लगा हुआ है, अगर प्रेजेंट सिंपल का होता फिर तो कट्स आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम इसमें देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आएगी तो कटिंग तो है ही नहीं, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। अब अपने पास क्या बचा, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या देखते हैं, हैज या हैव, इसके साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज हैव अपने को कहीं नहीं दिख रहा, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे लिए आंसर क्या आने वाला है इसका, पास्ट सिंपल, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो इसकी सेकंड फॉर्म कट ही तो होती है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्ट सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, इज ही द पीएम ऑफ इंडिया, ही वुड सर्व हिज कंट्री, यहाँ पे इज नहीं है, यहाँ पे आएगा इफ ही द पीएम ऑफ इंडिया, यदि वह इंडिया का पीएम होता तो वह अपने देश की सेवा करता, इसमें यह बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है अपने देखें, यदि वह पीएम होता, पीएम है नहीं है, पीएम होता, इसका मतलब इसमें क्या की गई है, प्योर इमेजिनेशन की गई है। जब किसी भी सेंटेंस में इमेजिनेशन की जाए, इमेजिनेशन सेंटेंसेस हैं, कल्पना की जाए, इफ से की जाए, एज इफ से की जाए, एज दो से की जाए, तो हम क्या देखते हैं, वहां पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हर किसी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। इट इज हाई टाइम वी आवर रियल वर्क। तो अब देखें फ्रेंड्स, इट इज टाइम, अगर ये आ जाए इट इज टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, या क्या है, इट इज हाई टाइम, अगर ये कोई भी सेंटेंस में आ रहे हैं, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इन सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इसमें सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो डू की फॉर्म्स दी गई है, ये डू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और डन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो सूनर डिड द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट। अब देखो हमें अराइव्ड लगाना है या अराइव्स लगाना है या अराइव या इज अराइव्ड, क्या लगाना है, कौन सी फॉर्म लगानी है, ये देख रहे हैं वर्ब क्या लगेगी। तो सामने अपने को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिड। तो जहां पे भी डिड आता है, देखो डू आ गया या डज आ गया या क्या आ गया, डिड आ गया, इनके साथ हमेशा ये अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो डिड को देखते हुए यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें पहचान सकते हैं अराइव्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अराइव्स फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। डिड अपने साथ प्योर फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ पे देखो अराइव है, तो इसका आंसर अपने ये वाला होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां जो हमारा क्वेश्चन है, द बस वॉज अपार्ट बाय ब्लास्ट। अब देखो बस क्या हुई, ब्लास्ट के साथ क्या होगी, टीयर 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 की फॉर्म आ रही है पूरी। टीयर का मतलब फाड़ देना उसको, बस पूरी तहस नहस होगी, या अपने बोले क्रैश होगी बस पूरी। किसके साथ क्रैश होगी, इस ब्लास्ट के कारण बस क्रैश हो गई। तो अब देखो कौन क्रैश हो गई, बस हो गई, इसका मतलब इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है ये बस, ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। तो जब हम पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है उसमें, थर्ड फॉर्म लगती है। तो अपने क्या देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म होती है टीयर, सेकंड क्या होती है, टीयर्स फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, टॉर, और थर्ड उसकी क्या हो जाएगी, टॉर्न। टीयर्ड उसकी कोई फॉर्म नहीं है, तो थर्ड क्या हो जाएगी, टॉर्न। तो हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस में। तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा, द बस वॉज टॉर्न अपार्ट बाय ब्लास्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है जो, द टीचर सेड दैट ऑयल ऑन वाटर। टीचर ने बोला ऑयल क्या होता है, वाटर पे तैरता है। अपने देखो फ्लॉट की बात हो रही है तो तैरता है। तो अब देखो ऑयल है जो वाटर पे तैरेगा, तो अपने ये बोला जाए तो सभी इस चीज को सच मानते हैं, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं, या फिर अपने साइंस से रिलेटेड इसको माने तो इसको साइंटिफिक फैक्ट मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो बात है अपनी, ये कौन से टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल की है। प्रेजेंट सिंपल है तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है उसमें। तो देखो फ्लॉटेड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो इसको काट दो, और हमारे पास बची फ्लॉट्स, एक तो ये फर्स्ट फॉर्म है और एक फ्लॉट ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो ऑयल को हम क्या मानेंगे, ऑयल को अगर हम माने सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को सिंगुलर मानेंगे, तो सिंगुलर मानते हुए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आप प्रेजेंट सिंपल को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट चले। द बॉय द टीचर्स बिफोर द हेडमास्टर कैम इनटू द क्लास। तो हम देखते हैं अगर सेंटेंस के अंदर आ रहा है बिफोर, तो बिफोर की अगर एक साइड आ रही है सेकंड फॉर्म और एक साइड क्या आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बिफोर में सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड क्या, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सिचुएशन होती है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट की। तो बिफोर आता है या हमें उसमें आफ्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने को स्टूडेंट्स दिखा बिफोर। तो जैसे अपने को यहाँ पे दिखा बिफोर, तो हमने पहचान की कि दूसरी और वर्ब कौन सी दिख रही है। तो यहाँ पे हमें कैम है जो, ये मिली हमें सेकंड फॉर्म। तो बिफोर की एक साइड सेकंड फॉर्म आ चुकी है देखो। तो अपने को अब क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो अपने इसमें क्या देखेंगे, हेड इन्फॉर्म्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेड इन्फॉर्म्ड। He has been living in this house 5 years. अब देखो has been living है, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर भी लगा देते हैं, सिंस भी लगा देते हैं। यही ऑप्शन दिए गए, फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। 5 इयर्स इन तो कभी नहीं आ सकता, ना इसके साथ कभी ऑन आ सकता है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, कंफ्यूजन यही है, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो सिंस का यूज हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, एग्जैक्ट टाइम। फॉर का यूज क्या होता है, जब टाइम का पीरियड दिखाया जाए, सिर्फ बताया जाए कितने साल के लिए है। अब अगर मैं बोलूं जैसे कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो सेंटेंस में लिख दिया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 इयर्स, फॉर 5 इयर्स। तो अपने को पता नहीं है सन कौन सा, सिर्फ 4 या 5 साल बताए जा रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा। अगर अपने बोले मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया। तो एग्जैक्ट टाइम की सिचुएशन में सिंस लगता है, एग्जैक्ट नहीं है टाइम तब क्या लगता है, उसका सिर्फ पीरियड बताया जा रहा है तो फॉर लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि 5 साल से उस घर में रह रहे हैं, ये नहीं बताया कौन से सन से रह रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, फॉर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ 5 डॉक्टर्स कमिंग। अब इसमें देखो 5 डॉक्टरों का जो ग्रुप है वो आ रहा था, 5 डॉक्टरों का ग्रुप आ रहा था। अब इसमें कई बार तो अपने क्या कर लेते हैं, इसको ले लिया 5 डॉक्टर्स है। अगर आपने ये दे लिया, डॉक्टर्स को क्या मानना, प्लूरल, फिर तो क्या लगाते हैं, आर लगा देते हैं। तो लेकिन अब देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ 5 डॉक्टर्स। यहाँ पे बात 5 डॉक्टर्स नहीं हो रही, उनके ग्रुप की हो रही है। यानी कि 5 डॉक्टर्स को एक यूनिट के रूप में दिखाया गया है। जब एक यूनिट के रूप में दिखाया गया तो इसको एक सिंगल मान के चले, तो इसका मतलब पूरा नाउन अपना क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब was coming, इसका आंसर हो जाएगा was coming। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। She a snake while she was returning home। देखो यहाँ पे अपने को वर्ड देखा while, जब वह घर लौट रही थी, उसके दौरान। हम while का यूज कब करते हैं, जब ये सेंस देना होता है हमें के दौरान, यानी कि दो काम क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं। तो इसमें देखिए जब वह घर लौट रही थी तो उसने सांप देखा या सांप को देख रही थी। तो अब अपने क्या देखेंगे, अगर अपने ये देखें वाइल लगा हुआ है, सेम ही टेंस में यूज करें, ज्यादातर अपने क्या बोलते हैं वाइल है, दोनों साइड सेम टेंस यूज कर लो। तो वॉज रिटर्निंग ये हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, वॉज सीइंग। लेकिन देखो सी एक ऐसे वर्ब है जिसको हम आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, इसको आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, वॉज सीइंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, उससे पहले वाला टेंस यूज करना है। तो उससे पहले वाला टेंस हमें कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल पास्ट। हम वॉज सीइंग नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे सॉ। तो यहाँ पे सॉ कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नन। और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, शी सॉ ए स्नैक while she was returning home, कि जब वह घर लौट रही थी तो उसने क्या देखा, एक स्नेक देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I annoys at that moment। अब देखो at that moment ये कौन से टेंस को शो कर रहा है, एट दिस मोमेंट आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर आ जाए एट दैट मोमेंट तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में फ्रेंड्स अपने क्या लगाते हैं, वॉज और वर, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, हियर की वर्ब आ रही है तो आई वॉज हियरिंग होना चाहिए। लेकिन देखो हियर एक ऐसी वर्ब है, सॉरी हियर एक ऐसी वर्ब है जिसे हम आईएनजी में चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम इसे हियरिंग कभी नहीं कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि टेंस ऐसा कहता है हमें आईएनजी फॉर्म लगाओ, लेकिन वर्ब ऐसी होती है जिसे हम आईएनजी में चेंज ही नहीं कर सकते, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके एडवर्ब को देखते हुए टेंस पहचानो। तो टेंस कौन सा हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस।
तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जब नहीं लग सकता तो उससे पहले वाला टेंस देखो, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस से पहले हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे वर्ब किसकी आएगी? सिंपल पास्ट की। इट मींस कौन सी वर्ब आएगी? सेकंड फॉर्म। तो हियर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हियर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, शी रैन एज फास्ट एज शी, वह दौड़ी, वह दौड़ी जितना तेज वह दौड़ सकती थी। यानी कि कैन की बात आ रही है, कुड की बात आ रही है, विल और मस्ट तो इसमें हो ही नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि विल किसको शो करता है? फ्यूचर को। यहाँ पे रैन सेकंड फॉर्म है, पास्ट को शो कर रही है। मस्ट कंपल्सन को शो करता है, अवश्य ही। तो कंपल्सन इसमें कोई जा नहीं रहा, वह तो दौड़ी है। तो इसका मतलब हम कैन, दौड़ सकती है, दौड़ सकती थी। तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे? वह दौड़ी। कितना तेज दौड़ी? जितना तेज वह दौड़ सकती थी। तो कैन प्रेजेंट फॉर्म में है, कुड क्या है? पास्ट फॉर्म में है। तो इसी कारण हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पास्ट फॉर्म, कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he is a teach he is a teacher he is a teacher in this sentence, the tense is in this sentence। अब देखो कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? he is a teacher। तो अपने क्या देखते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में इजेमार दिखता है और साथ में आईएनजी फॉर्म होती है, इजेमार दिखता है और साथ में आईएनजी फॉर्म होती है, फिर तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां देखो अपने को इज मिल रहा है, इज तो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इज के साथ आईएनजी नहीं मिल रहा है, ओनली इज मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर इज एम आर के साथ आईएनजी लगा हुआ फिर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई भी नहीं है, इस इज एम आर को सिंगल रखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या मानेंगे? वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। तो इस कारण हम इसका आंसर देंगे प्रेजेंट सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू वर्क हार्डर यू विल फेल। अब इसमें देखो कि क्या दिखाया गया? अनलेस आ गया, इफ आ गया। पहले इन दोनों को यूज करके देखते हैं, अनलेस का और इफ का यूज कब होता है। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल। तो वैसे भी सेंटेंस को देखने में भी दोस्तों यहाँ पे लग रहा है अपने को कि जैसे ये कंडीशनल है, कि यदि आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। यानी कि पास होने के लिए, पास होने के लिए एक जरूरी चीज रखी गई है, हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्डर, और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। तो अब अपने देखो, या तो अपना आंसर अनलेस हो सकता है या फिर हमारा आंसर क्या हो सकता है? इफ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशनल सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये दो कंजंक्शन है जो इनको छोड़ दीजिए। तो अपने इन दोनों को यूज नहीं करेंगे, अपने इन दोनों की बात करेंगे, सिर्फ अनलेस और इफ, क्योंकि सेंटेंस को देखते हुए दोनों फिट बैठ रहे हैं। तो बट ये देखो, इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब जब तक नहीं। यानी कि इफ हमें पॉजिटिव सेंस देगा और नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंस देगा। कौन देगा? अनलेस देगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे? जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तब तक आप फेल होते रहोगे, जिस दिन हार्ड वर्क कर लिया तब पास हो जाओगे। अनलेस का तो ये मतलब जा रहा है। इफ का देखो, यदि आप हार्ड वर्क करोगे आप फेल हो जाओगे, तो ये तो गलत जा रहा है, बिल्कुल भी हार्ड वर्क करने से फेल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनलेस। देखिए कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब पास होने के लिए जरूरी चीज क्या बताइए? हार्ड वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अनलेस। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स वी टू पिक्चर्स, कि यदि क्या होता है कि रेन होती है तो हम क्या करेंगे? पिक्चर्स देखने जाएंगे। तो अब इसमें देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे वो बात हो रही है। तो देखो नॉट नॉट लग रहा है, नॉट लग रहा है तो सारे भी क्या हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं। तो कैन बी गोइंग, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, इसको छोड़ो। क्योंकि इफ इट रेन्स, यदि रेन होती है, कंडीशनल सेंटेंस रखे गए हैं। तो कंडीशनल में देखो यहाँ पे वर्ड क्या आया है?
रेन्स। रेन्स का मीन आया है तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, या हम इसमें बोलें ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो जो कंडीशनल का फर्स्ट रूल होता है, हमें सॉरी इसका जो रूल नंबर 1 है कंडीशनल का, आपने वो देखें। एक नंबर रूल इसका फर्स्ट क्या कहता है कि यदि इफ के साथ क्या यूज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल, तो अपने को उसकी अदर साइड क्या यूज करना होगा, फ्यूचर सिंपल। तो यदि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया तो हमें फ्यूचर सिंपल यूज करना होगा। तो फ्यूचर सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, या तो होता है शैल, और या फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, विल। तो ऑप्शन ढूंढो, विल या शैल किस में है, सिर्फ एक में ही है, विल नॉट गो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, विल नॉट गो या वॉन्ट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if he invited him he his party। अब देखो जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ अपने को यहाँ पे वर्ब चाहे कोई भी लिखी हुई हो, अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, ईडी। अपने को मैटर यही करता है कि साथ में क्या लगा हुआ है, ईडी। चाहे इसमें इनवाइटेड लिखा पड़ा है, होना क्या था, इनवाइटेड, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो वर्ड आया है लास्ट में लगा वो ईडी वर्ड के साथ, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो देखो इफ के साथ जब सेकंड फॉर्म होती है, या फिर हम क्या बोले, पास्ट सिंपल होता है या सिंपल पास्ट होता है, तो हम अदर साइड क्या करते हैं उसमें, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, मॉडल की पास्ट फॉर्म लगाएंगे, और साथ में कौन सी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें देखो अटेंड्स में कोई भी मॉडल नहीं आ रहा तो इसको काट दो। फिर देखो विल अटेंड, मॉडल की पास्ट फॉर्म नहीं है, विल प्रेजेंट है, तो इसको भी कट कर दो। वुड अटेंड, यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म आ रही है और साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इफ इट गेट्स डार्क वी हियर। अब अपने इसमें क्या देखते हैं, इफ के साथ क्या लगी हुई है, गेट्स यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल है तो अदर साइड हमें फ्यूचर सिंपल देना होता है। तो फ्यूचर सिंपल है तो देखो वी के साथ क्या आएगा, विल या शैल लगा सकते हैं, तो विल बी स्टे, वी तो आ नहीं सकता, इसका ये कट हो गया, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी शैल स्टे। अब देखो इफ यू ए बॉल इन एयर इट कम्स बैक, क्या बोला गया कि यदि आप एक बॉल को हवा में, तो वो वापस आ जाती है। तो थ्रो की बात हो रही है, क्या बोला गया, यदि आप बॉल को हवा में फेंको तो वो क्या होगी, नीचे वापस आती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रेविटी फोर्स की अपने बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट होता है तो वहां पे कौन सा टेंस यूज करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल। तो वहां पे कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो देखो थ्रू कौन सी फॉर्म है, सेकंड, थ्रोन थर्ड, हैव थ्रोन ये भी थर्ड, तो हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रो। इफ आई हैड योर बॉडी शेप, यदि मेरी बॉडी आपकी बॉडी की तरह शेप की होती, यानी कि मेरी बॉडी आपके जैसी होती, तो मैं क्या बनता, एक सोल्जर बनता, एक सैनिक बनता। इसका मतलब इसने क्या दिखाया हुआ है, कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन क्या रखी है कि मैं सैनिक जरूर बनता, लेकिन कब बनता, यदि मेरी बॉडी बिल्कुल आपकी बॉडी शेप की होती, आपके जैसी होती। तो कंडीशन रखी गई है, तो हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल में देखो यहाँ पे क्या है, इफ के साथ क्या है, हैड योर बॉडी शेप, इफ आई हैड योर बॉडी शेप। अगर मैं बोलूं आई हैव, मेरे पास है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। अगर मैं बोलूं आई हैड, मेरे पास होता, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल मान लिया जाएगा। तो पास्ट सिंपल मान लिया जाएगा, तो इसका हम क्या देखेंगे, इफ के साथ सिंपल पास्ट आ गया तो अदर साइड हमें
मॉडल की पास्ट फॉर्म यूज करनी है, तो मॉडल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वुड वुड दोनों में आ रही है, लेकिन मॉडल की पास्ट फॉर्म के साथ अपने को पता है मॉडल आ गया कोई भी, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वुड बिकम। इसका आंसर एग्जैक्ट ये हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ इट ए फाइन टुमारो वी विल गो फॉर ए वीक, तो यहाँ पे भी अपने को देखने में मिल रहा है इफ कंडीशनल हो रहा है, कंडीशन रख रहा है कि हम वी विल गो फॉर ए वीक, वीक नहीं वॉक। यदि कल एक अच्छी टुमारो होती है, कल एक अच्छा दिन होता है, तो हम क्या करेंगे कि वॉक के लिए जाएंगे। तो अब इसमें देखो अदर साइड क्या दे रखा है, वी विल गो इट मीन्स फ्यूचर सिंपल। जब कंडीशनल सेंटेंस में एक साइड फ्यूचर सिंपल होता है तो दूसरी साइड दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। तो हम देखते हैं जब प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट होता है इट, तो इट के साथ क्या होता है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इट इज। इफ इट इज ए फाइन टुमारो, if we the news last night we would not have known about the strike। अब इसमें देखो if लगा हुआ है और if के अदर साइड क्या है, we would not have known, यानी कि देखो would क्या आ गई, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, साथ में क्या लगा हुआ है, have, और नो फर्स्ट फॉर्म होती है न्यू सेकंड, और नो नॉन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशन बन रही है, मॉडल की पास्ट फॉर्म वुड, फिर साथ में हैव और थर्ड फॉर्म। ये शो कर रहा है हमारे कंडीशनल सेंटेंस इफ और ओपन कंडीशन होती है, जो उसका थर्ड रूल है उसको शो कर रहा है। उसके थर्ड रूल में हम क्या कहते हैं कि यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, यदि हम बोले इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आए, तो हमें अदर साइड क्या करना होता है, उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या देखेंगे, हैड आ जाए थर्ड फॉर्म आ जाए, तो हैड वाली सिर्फ एक ही अपने को फॉर्म दिख रही है, हैड नॉट सीन, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। इफ वाटर रीच 100 डिग्रीज, अब देखो यदि वाटर पहुंचता है कितनी डिग्री तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री तक, तो वो क्या करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। तो 100 डिग्री पे वाटर का क्या करना, बॉयल करना, या अपने बोले 0 डिग्री पे वाटर का क्या करना, फ्रीज करना। ये सारी किसकी बातें हैं, साइंस की बातें हैं। तो अपने क्या बोले, इन सभी में हम क्या देखते हैं, एक साइंटिफिक फैक्ट होता है। इसमें साइंटिफिक फैक्ट होता है तो साइंटिफिक फैक्ट को हम रखते हैं प्रेजेंट सिंपल में। उसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट आता है इट, तो इट के साथ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में एस या ईएस लगता है। तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, कौन सा है, बॉयल्स, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, बॉयल्स। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following sentences has the correct structure of question? अब इसमें अपने को एक ही चीज देखनी है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों अपने देखते हैं नॉर्मल इंग्लिश में हमारा कोई भी सेंटेंस है इस पैटर्न पे आएगा। कौन सा पैटर्न होता है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वर्ब के दो पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। अब ये तो है अपना अफर्मेटिव हो जाएगा, लेकिन अब हमें क्वेश्चन का देखना है। देखिए किसकी स्ट्रक्चर देखनी है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर है तो हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए उसका, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव होता है तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या सब्जेक्ट, फिर क्या होगी मैन वर्ब, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। अगर उस क्वेश्चन के अंदर कोई WH है तो WH उससे भी पहले आ जाएगा, बट यहाँ पे अपने कहीं भी अपने को कोई WH नहीं दिख रहा है। तो अब अपने देखते हैं वर्ब की फॉर्म किसमें सही लगाई हुई है, किसमें गलत है। डू यू हैव गॉट ए कार, तो देखो डू आ गया और गॉट कौन सी आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, जैसे वर्ब अपनी गेट, उसकी सेकंड भी गॉट हो जाएगी और थर्ड को भी आप चाहे तो गॉट भी रख सकते हो उसको, या थर्ड को कई जगह अपनी गॉटन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैव लगा दिया,
तो अब गॉट आ गया, तो इसको किसी कंडीशन से नहीं कर सकते, चाहे इसको सेकंड मानो तो भी नहीं हो सकता, थर्ड मानो तो भी नहीं हो सकता। अब देखो, डिड यू हैव गॉट ए कार, डिड लग गया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, हैव यू गॉट ए कार, हैव यू गॉट, तो अब अपने क्या देखते हैं, ग्रामर अपने को क्या कहती है कि अगर सेंटेंस के अंदर हैज, हैव या हैड कहीं भी आ रहा है तो अपने साथ कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है जो, which of the following sentences has the incorrect structure of a question। अब अपने को देखना है स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर, क्वेश्चन की, और वो होनी क्या चाहिए, इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना, कई बार अपने पिछले में क्या देखा, करेक्ट, जब एक में करेक्ट देख लिया तो अपना माइंड वहीं पे फ्रीज होता है कि अपने को क्या देखना है, सिर्फ इसमें करेक्ट ही देखना है। तो अपने क्या देखा, देखो एक करेक्ट दिख गया, कोई भी टिक मार दिया, या फिर अपने क्या उसको फिल इन द ब्लैंक में उसका या डार्क है जो उसका सर्कल है उसको डार्क कर दिया, चल दिए आगे वाले क्वेश्चन पे। तो लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा अपने धैर्य रखने की कमी के कारण क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। तो अपने यहाँ पे देखना है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है जो गलत है वो ढूंढना है। तो देखो वॉज, वॉज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो ये गलत मान सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड ही लगाई हुई है, ये तो सेंटेंस सही है। विल शी एंटर द रूम, शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ फर्स्ट ही दी हुई है, ये भी सेंटेंस सही है। डिड ही कंप्लीट द टास्क, डिड के साथ, डिड ही कंप्लीट द टास्क, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो फर्स्ट ही दे रखी है, तो ये भी तो सही है। लेकिन अपने को क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, यही सेंटेंस है जो एक इनमें इनकरेक्ट था, देखिए। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sentences has the correct verb form। correct verb form किसमें है, स्ट्रक्चर करेक्ट किसकी है वो देखना है अपने को। they already, already कौन से टेंस को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज लगता है या हैव लगता है, और साथ में कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग। अपने को क्या ढूंढ रहे हैं, करेक्ट ढूंढ रहे हैं इसमें, करेक्ट, डबल आर। अब देखो, दे ऑलरेडी सॉ द फिल्म, ऑलरेडी फिर इसमें आ गया, लेकिन सॉ सेकंड फॉर्म आ गई तो भी गलत। सभी में ऑलरेडी ऑलरेडी आ रहा है, तो ऑलरेडी आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, या तो हैज या क्या होगा, हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म। तो अपने क्यों ना ऐसा करें, हैज और हैव ही देखा जाए, तो किसमें है, तो सिर्फ इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें अपने को हैव दिख रहा है। इसका मतलब they have already seen the film। देखो दे के बाद have भी आ चुका है, ऑलरेडी भी प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, और इसके साथ सीन भी थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है ये सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा, कब करूंगा, व्हेन ही कम्स बैक, जब वह वापस आता है मैं आपको क्या करूंगा, फोन करूंगा। तो देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, अपने चाहे हेल्पिंग वर्ब माने या मॉडल माने इसको, फोन क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब। फोन मतलब फोन करूंगा या फोन करना, तो यानी कि एक एक्शन के तौर पे दिखाया गया है फोन को, ना कि एक डिवाइस के तौर पे दिखाया गया है। अगर डिवाइस के तौर पे दिखाया होता तो वो नाउन होता, लेकिन यहाँ पे एक्शन के तौर पे दिखाया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, वर्ब आएगा। ओके, इस नाउन को मत इसका आंसर अटेंड कर लेना, ये गलत हो जाएगा। 47, here are your shoes, I always them, I always them। तो अब इसमें क्या देखें, यहाँ पे क्या है, आई एम रिटर्निंग, हैज रिटर्न्ड, हैविंग रिटर्न्ड, तो यहाँ पे क्या है, हैव रिटर्न्ड। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज नहीं, ऑलरेडी मान के चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी किसको शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है जब ये ऑलरेडी, तो इसमें हम क्या देखेंगे, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, और रिटर्न की फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट शी फूड येट, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब दिखाई गई है येट की। येट किसको शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को। बट एक चीज का ध्यान रखना, येट कौन सा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। तो नेगेटिव देता है तो नॉट का जरूर इसमें यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंट में क्या देखते हैं अपने, जैसे कुक की फॉर्म आ रही है हर जगह, तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगी, लेकिन नॉट भी जरूरी है, तो क्या हैज नॉट कुक्ड, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दे द वर्क बाय दिसंबर, बाय दिसंबर। तो दोस्तों अपने देखते हैं यहाँ पे बाय आ रहा है या क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। एडवर्ब होते हैं ना बाय बिफोर, तो ये कौन से टेंस की हो जाएगी? ये हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट की। देखो वो अपने काम को फिनिश करेंगे, कब तक कर लेंगे? दिसंबर तक कर लेंगे, या तो बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले पहले कर लेंगे। तो इसका मतलब अपने काम को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना देखें टेंस कौन सा जा रहा है? फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट में देखो अपने क्या लगाते हैं? विल लगेगा या शैल, और साथ में अपने क्या देखें? विल या शैल, और साथ में क्या होता है? हैव लगता है। तो हैव हो गया और साथ में थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो देखो विल हैव फिनिश्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय दिसंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। We were watching TV when the postman at the door, जब सेंटेंस के अंदर अपने को दिखता है when, तो when की एक साइड क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, तो दूसरी साइड हमें कौन सा यूज करना होता है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म शो करेंगे? अपने सेकंड फॉर्म। तो वर्ब किसकी बार बार और ये नॉक 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 की आ रही है, तो नॉक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉक्ड। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉक्ड एट द डोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पैसिव वॉइस, या पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है? दिव्स ब्रोक इनटू माय हाउस विल बी, कि ये जो सेंटेंस है दिव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे। अब देखो हाउस से स्टार्ट करेंगे, तो सारे सेंटेंस तीनों हाउस से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अपने को देखने वाली बात होती है कि इसकी मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में है? ब्रोक। ब्रोक कौन सी फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म होती है जब, तो उसे हम क्या करते हैं? वॉज और वर लगाया जाता है। तो वॉज और वर कौन कौन से में आ रहा है? इसमें भी वॉज आ रहा है, इसमें वॉज आ रहा है, इसमें इज आ गया, तो इसका मतलब इसको तो कट कर दो। तो अब ये दोनों में से देखो अपने कौन सा आ सकता है? तो अब देखो वॉज वर लगा लेंगे और साथ में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? थर्ड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पे ब्रोक इनटू सेकंड दे रखी है, तो ये भी गया। कौन से? ब्रोकन इनटू, ब्रोकन इनटू है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हु रॉट दिस पोएम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि यह पोएम किसने लिखी। तो अपने क्या देखते हैं? जो हु होता है एक्टिव वॉइस में, उसको जब पैसिव में यूज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बाय हुम में। तो यहाँ पे तीनों में ही अपने को क्या दे रखा है? बाय हुम बाय हुम बाय हुम। तीनों में क्या? चारों में ही दे रखा है बाय हुम। तो अपने को देख के लगता है कि चारों में ही हु को तो सही चेंज किया है। अब रॉट कौन सी फॉर्म है? रॉट है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के लिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा वॉज और वर का यूज करना होता है, तो वॉज और वर कौन से में है? इसमें हैड है, गलत है। ये भी गलत है क्योंकि हैज दे रखा है। अपने को सेकंड फॉर्म के लिए वॉज वर ही यूज करना है। तो अब देखो वॉज दिस पोएम रिटन, वॉज दिस पोएम बीइंग रिटन। अब बीइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि बीइंग होता है आईएनजी फॉर्म के लिए, तो ये कट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। अब ध्यान रखना हमें पैसिव नहीं देखनी, इस बार सेंटेंस वो देखना जो एक्टिव वॉइस में है।
ए लेटर विल बी रिटर्न। इस चीज का ध्यान रखना, जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो वो किससे शुरू होएगा? सब्जेक्ट से। जब सेंटेंस पैसिव में शुरू होता है तो वो किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से। लिखा गया, क्या लिखा गया? एक लेटर लिखा गया, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो ये तो पैसिव वॉइस का है, तो इसको कट करो। अब देखो इंग्लिश बोली जाती है, या देखो शी विल राइट ए लेटर, शी क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये एक्टिव वॉइस का हो सकता है, लेकिन हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है। अपने देखें व्हाट इज स्पोकन, क्या बोली जाती है? इंग्लिश इज स्पोकन, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ये भी अपना क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन अपने को चाहिए था एक्टिव वॉइस, तो ये भी गलत। द प्लेट इज ब्रोकन बाय हिम, प्लेट उसके द्वारा तोड़ी गई, तो इसका मतलब प्लेट भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी गलत। शी विल राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखेगी, तो शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये, शी विल राइट अ लेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द सेंटेंसेस विच इज नॉट इन पैसिव वॉइस। अब अपने को वो सेंटेंस चूज करना है जो नॉट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर नहीं है, पैसिव वॉइस में नहीं है। जो द ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज को प्लांट कर लिया गया है, ये तो पैसिव वॉइस है, सही है। द डोर इज बीइंग नॉक्ड आउट, नॉक्ड एट, डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, ये भी सही है। द हाउस वॉज पेंटेड, हाउस को पेंट किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों ही किस में जा रहे हैं? पैसिव वॉइस में जा रहे हैं। अपने को वो देखना था पैसिव वॉइस में जो नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। Who will help you change into passive voice? अब पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, तो इसमें क्या? Who will help you? तो अपने क्या देखते हैं? Who को किस में चेंज करते हैं? By whom में। Who को किस में चेंज करेंगे? By whom में। तो हम इसमें क्या देखते हैं? Whom कट करो, by whom इसमें दिख नहीं रहा, इसको भी कट करो, ये भी only whom है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें by whom पड़ा हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक आउट सेंटेंस विद करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। ये देखना है अपने को कि कौन सा सेंटेंस है जिसे अपने पिकअप करना है, इसके मतलब क्या है? करेक्ट पैसिव वॉइस जिसके अंदर होनी चाहिए। देखो ऑल द चेयर्स हैज बीन रिपेयर्ड, अब अपने क्या देखेंगे? ऑल द चेयर्स प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या हो गया? हैज बीन रिपेयर्ड, ये तो गलत हो रहा है। ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, ये ठीक जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, अब यहाँ पे बीइंग आ रहा है, बीइंग किसके साथ आता है? इज एम आर के साथ, वॉज वर के साथ, इनके साथ आते हैं, तो यहाँ पे हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग आ नहीं सकता, तो ये इसके कारण गलत हो गया। अब देखो वर बीन, वॉज वर के साथ बीइंग आता है, तो यहाँ पे बीइंग दे दिया, तो ये भी क्या है? गलत है। तो अपना एक ही सेंटेंस है जो सही जा रहा है, और अपनी को भी करेक्ट सेंटेंस एक ढूंढना था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। They have painted the door. They have painted the door. उन्होंने डोर को पेंट किया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखो जहां पे लगा हुआ है have, इसका मतलब पेंटेड कौन सी फॉर्म है? तो पहले अपने देखें, पेंट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या हो जाती है इसकी? पेंटेड, और थर्ड भी क्या हो जाती है? पेंटेड। तो स्टूडेंट्स अपने कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सेकंड भी पेंटेड है और थर्ड भी क्या है? पेंटेड है। तो अपने ये देखें, ये वाला पेंटेड सेकंड फॉर्म का पेंटेड है या थर्ड फॉर्म का पेंटेड है? अपने सबसे बड़ी समस्या यहीं पे ही आती है। तो इसको पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर हैव ना लगा होता, ओनली पेंटेड होता है, फिर तो ये सेकंड फॉर्म का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हैव है। हैज, हैव और हैड तीनों अपने साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब पेंटेड कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। तो जब थर्ड फॉर्म होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। तो इसमें देखो सीधे ही वॉज है, गलत हो जाएगा, बीन वाले दो सेंटेंस है, इन दोनों को अपने एनालाइज करते हैं। तो देखो दे हैव पेंटेड द डोर हैज बीन पेंटेड, ये भी ठीक जा रहा है। द डोर हैव बीन पेंटेड, डोर सिंगुलर है, यहाँ पे हैव लगा दिया, तो ये इस कारण गलत जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस ये वाला एग्जैक्ट होने वाला है।
फाइंड करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर मोहन गोइज टू स्कूल। अब इसमें देखो करेक्ट पैसिव वॉइस देखना है, तो मोहन क्या है अपना यहाँ पे सब्जेक्ट, गोइज वर्ब, टू स्कूल। अब अपने क्या होता है, कई लोग इसको मानते हैं कि स्कूल को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मोहन गोइज टू स्कूल ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो क्या हो गया स्कूल लगा लिया यहाँ पे, और गोइज फर्स्ट फॉर्म है तो इज, गो की थर्ड फॉर्म गॉन बाय मोहन। कई स्टूडेंट्स इसको एग्जैक्ट आंसर मान लेते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि गो कैसी वर्ब है, और ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, पहले इस चीज को देखना आप। तो गो में अपने कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते गो के साथ, तो इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। जब इंट्रांजिटिव है तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, गो के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो आपके मन में यही आएगा सवाल, तो क्या स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल को हम बोल सकते हैं टू लगा के स्कूल है, तो इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी कि एक प्रीपोजिशन लगा के एक फ्रेज जोड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। तो जब इसका पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, जब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस का बन ही नहीं सकता तो अपने जितने भी बनाए इसका मतलब तीनों रॉन्ग है, अपने तीनों रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। I have to teach the students. The passive voice will be. अब अपने देखें, जब एक्टिव वॉइस में टू दिखता है, देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए और साथ में टू आ जाए, या क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, गोइंग आ जाए और टू आ जाए, तो अपने को क्या करना होता है, आगे टू के बाद बी लगाना होता है, यहाँ भी बी, और साथ में कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, आर बीन, ये भी गलत है, हैव बीन टू गलत। अब देखो टू बी टॉट बिल्कुल सही ये जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर है जो, द स्टूडेंट्स हैव टू बी टॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी इज गोइंग टू पेंट द डोर। तो दोस्तों अपने पिछले ही क्वेश्चन में एक बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आ जाए, या फिर नीचे और बताया था उसमें कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए या फिर उसके साथ क्या आ जाए, गोइंग आ जाए और फिर टू आए। तो जो अपने पिछले क्वेश्चन में बताया उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आगे आ चुका है, इज गोइंग टू, तो अपने को वही करना होगा, टू के बाद बी आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। देखो डॉर इज गोइंग टू बी करना था, लेकिन यहाँ पे गोइंग टू भी है तो ये भी गलत है, बीइंग लग गया तो भी गलत। द डॉर इज गोइंग टू पेंट, टू पेंट, टू बी पेंटेड होना था, गलत। द डॉर इज गोइंग टू बी पेंटेड बाय हर, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि अपने क्या देखते हैं, डॉर को सब्जेक्ट माना, सॉरी ऑब्जेक्ट माना, तो सब्जेक्ट बना दिया अपने, क्या बोलेंगे, द डॉर। फिर देखो इज गोइंग टू है तो अपने क्या बोलेंगे, इज गोइंग टू बी। फिर अपने क्या देखेंगे, पेंट है, पेंट, तो अपने क्या करेंगे, पेंटेड। फिर देखो शी है तो क्या हो जाएगा, बाय हर, द डोर इज गोइंग टू बी पेंटेड बाय हर। ओके, अब देखो पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, अब ये क्या है, एक तरीके का इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को अपने क्या देखते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से, सॉरी, तीन टाइप के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट, एक क्या हो जाएगा, एडवाइस, और एक क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो अपने को वो देखना होता है इसमें क्या सेंस जा रहा है। अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू। एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइस टू। रिक्वेस्ट किस किस को शो करती है, इसमें वर्ड अपने को प्लीज दिखेगा, या क्या दिखेगा, काइंडली दिखेगा, या क्या दिखेगा, वुड यू लाइक, ये वर्ड दिखेगा, फ्रेज। अगर ये चीजें दिख रही है तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट तो है नहीं है। फिर हम क्या देखें, ये लेटर पोस्ट करो, सीधा रूडली बोला गया तो इसका मतलब ऑर्डर किया जा रहा है, तो ये हो सकता है इसका, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर, ये भी सही है।
लेकिन एक ध्यान रखना, जो ऑर्डर वाले हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट क्या है देखो, दिस लेटर, उनको एक लेट वाले तरीके से भी बना सकते हो, उसमें लेट लगाना होता है, फिर क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है वी, और फिर होता है थर्ड फॉर्म। तो अपने इसकी क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द लेटर, वी, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे द नहीं है, सॉरी दिस है, दिस, तो देखो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ये भी सही जा रहा है। इसका मतलब अगर इसके दो सही जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बोथ 1 एंड 2। तो इसके दोनों ही सही है दोस्तों, 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। हेल्प द पुअर, गरीब की हेल्प करो, इसमें बोला गया है। तो अपने को देख के लग रहा है सेंटेंस कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर क्या दी गई है, एडवाइस दी गई है। तो देखो एडवाइस वाला इसमें कुछ दिख रहा है, एडवाइस वाला कहीं भी नहीं दिख रहा है। यू आर ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया जा रहा, तो इसको कट करो। अब देखो लेट द पुअर बी हेल्प, तो बी हेल्पड हो सकता था, बी हेल्प तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो एडवाइस वाले होते हैं, जैसे हमने देखा था ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, उसको अपने ऐसा भी कर सकते हैं। एक तो तरीका है सबसे सिंपल, जो यू आर ऑर्डर टू, आगे लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करो। या इसको अगर इस ऑर्डर वाले सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेट लगा के कर सकते थे। लेकिन अब बात अपने कर रहे हैं एडवाइस की। एडवाइस वाले में एक तो वो तरीका हो जाएगा यू आर एडवाइज टू, और एक हो जाएगा शुड से लगता है। जैसे अपने क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, और हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द पुअर शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यह निकल रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर यू हेल्पिंग द पुअर, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के यूज किया गया, आर यू हेल्पिंग द पुअर। तो अब अपने क्या देखते हैं, हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म अपने को दिख रही है। जब आईएनजी फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगाते हैं, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगेगा, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आंसर में भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, तो आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड। कईयों को यही लगेगा आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हम क्या लगा दें, बीइंग लगा दें तो सही हो जाएगा। तो इसको मत अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, यू के साथ आर आ रहा है, लेकिन अब अपने क्वेश्चन का जब आंसर बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पुअर है जो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, पुअर सिंगुलर है तो इस कारण इसके साथ क्या लगेगा, इज द पुअर बीइंग हेल्प्ड, ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो देखो कौन सा है, दो इज द पुअर हेल्प्ड बाय यू, ये भी गलत है। डू यू हेल्प द पुअर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इज द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय यू, एग्जैक्ट आंसर इसका ये जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। देखो हम बटर बनाते हैं, किससे बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं। तो अब अपने क्या किया जाएगा, इसको चेंज करना है पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, या बोले लास्ट में जो आ रहा है बटर, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। कई स्टूडेंट्स मिल्क को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन कतई नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो सिर्फ बटर बनाने का सोर्स है दोस्तों, सोर्स। ओके, वी मेक, वी क्या है सब्जेक्ट, मेक क्या है वर्ब, हम बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बटर। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस स्टार्ट किससे होता है, ऑब्जेक्ट से, तो बटर से होना चाहिए, तो मिल्क से हो गया, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, ये भी ऑलरेडी क्या है हमारा रॉन्ग है। तो अब अपने को दो ही देखने हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो अब देखो मेक, मेक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज, एम, आर, इन तीनों का यूज करते हैं। जब वर्ब कौन सी फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो बटर के साथ देखो यहाँ पे वॉज है तो ये भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
बटर इज मेड बाय मिल्क। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिज बिहेवियर सरप्राइज मी, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है फ्रेंड्स। हिज बिहेवियर सरप्राइज मी, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसको जब हम अपने पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मी को सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, आई। अब देखो सरप्राइज, सरप्राइज ईएस लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म है तो इजएमआर लगेगा, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम। सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लिखते हैं बाय, बाय लगा के जो सब्जेक्ट है उसको एजेंट बना देते हैं, हिज बिहेवियर। अपने क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, ये जरूर सही है, लेकिन अपने ये नहीं कह सकते सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो फ्रेंड्स उसको ऑब्जेक्ट कहना बिल्कुल गलत है, अपने ये बोलना चाहिए इसको एजेंट बना लो या इसको डोअर बना लो, यानी कि काम को करने वाला होता है, एजेंट बोला करो इसको। हिज बिहेवियर को हमने क्या बना दिया, एजेंट। बट एक चीज का ध्यान रखना, इसको देख के कई स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सरप्राइज्ड कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ प्रीपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे अपने नॉन है, नॉन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, नॉन बाय नहीं लगता। बिल्कुल इसी टाइप से जो सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड है, इसके साथ क्या लगता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसके साथ एट लगता है। कभी भी सरप्राइज के साथ बाय को यूज मत करना। सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, अमेज्ड और एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश्ड, इन तीनों का ये एक दूसरे के सिनोनिम है तीनों ही। तो इसका मतलब इन तीनों के साथ ही हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करना है हमेशा। तो सरप्राइज के साथ एट कौन से वाले में है, इसमें बाय है, इसको तो गलत ही कर दो। अब इसमें आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, आई एम बीइंग सरप्राइज्ड, आईएनजी कहीं नहीं दिख रहा तो बीइंग वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, 2 नंबर है जो इसका सेकंड ऑप्शन है, आई एम सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। देखो यहाँ पे बाय के बजाय हमें क्या यूज करना है, एट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why should I be insult by you? Change into active voice. अब ध्यान रखना क्वेश्चन टर्नो क्या है, बिल्कुल एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ना कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब अपने क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका पहली बात तो ये देखना है सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव भी कौन सा है, WH इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड यूज करना है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सॉरी, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट करना है, फिर मैन वर्ब करनी है, फिर ऑब्जेक्ट करना है। एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला रहेगा। तो अब अपने देखो पहले तो वाई वाई है सभी में, लेकिन देखो शुड है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है एक मॉडल के रूप में दिया गया, तो पहले शुड वाले रख लो। वाई डू आ गया गलत, वाई एम आ गया गलत, वाई एम आ गया गलत। देखो वाई शुड यू इंसल्ट मी, ये बिल्कुल इसका आंसर सही है, क्योंकि वाई के साथ शुड है तो सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है शुड। अगर फिर भी आपको अपने क्वेश्चन पे डाउट है, आंसर पे डाउट है, तो आप खुद को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, तो देखो जो मी है उसको सब्जेक्ट में चेंज करोगे, देखो आई हो गया, और शुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद बी लगता है, तो देखो यहाँ पे बी भी आ चुका है। इंसल्ट फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी इसकी हो चुकी है। तो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट जा रहा है जो सेकंड ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट ए पोएम, अब देखो लेट ए पोएम, तो ये पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है अपना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, यही होता है लेट ए पोएम। तो अब बी वाला देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कट कर दो, अपने पास 2 ऑप्शन बचे, बी रिसाइट, बी रिसाइटेड। तो अपने को ये श्योर है कि बी के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे इलेक्टेड हिम सरपंच, दे इलेक्टेड हिम सरपंच, चेंज इनटू पैसिव, इसको पैसिव में चेंज करना है। कई क्या करते हैं, इसको सरपंच को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो दे क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्टेड सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब, हिम
ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम इसको कई बार क्या होता है, इसको वन ऑब्जेक्ट मान लिए, इसको ऑब्जेक्ट टू मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि हिम को जब इलेक्ट किया तो हिम क्या बन चुका था, सरपंच। तो कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ना कि कभी कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट से तो होता ही नहीं है, तो इसको तो कर ही नहीं सकते, ये रॉन्ग है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट ये रहा हिम, हिम का सब्जेक्टिव गेस ही, इलेक्टेड सेकंड फॉर्म वाज, इलेक्टेड ही थर्ड होगी, फिर जो सरपंच था वो यहाँ पे हो गया सरपंच, फिर बाय और देखो दैम। तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर इसका फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही गैव मी सम रुपीज। देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, गैव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या दिया, किसको दिया, मेरे को, तो ये भी ऑब्जेक्ट। क्या दिया, कुछ रुपए, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है। तो इसको दोनों टाइप से ही अपने पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो मी को सब्जेक्ट बना के करते हैं हम। देखो मी का सब्जेक्टिव केस आई, गैव सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा, आई वाज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और फिर जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है सम रुपीज बाय हिम, एक तो ये हो जाएगा। तो देखो आई वॉज गिवन सम रुपीज बाय हिम, ये जा रहा है। बट देखो अपना सेकंड ऑप्शन ये भी है अपने पास एक, कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहीं पे देख लेते हैं। अपने जो सेकंड ऑब्जेक्ट है सम रुपीज, इसको सब्जेक्ट बना लिया, फिर गैव सेकंड फॉर्म है तो रुपीज प्लूरल है तो क्या गया, वर, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब देखो जो सेकंड, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरा बचा हुआ था उसको भी डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया बाय हिम। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है अपने को देख के लगता है कि ये आंसर भी सही जा रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है। तो जो भी डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें एक ध्यान रखना इस चीज का, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये फाइंड करो इसमें मी कौन सा है, एल ओ, यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट है, और सम रुपीज कौन सा है, एन एल ओ, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि वर्ब होती है जो रुपीज वर गिवन, उसके बाद देखो वर्ब के बाद गिवन के बाद जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो तो डायरेक्ट प्लेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो अपने साथ हमेशा टू लेता है। यानी कि इसको फर्स्ट के फॉर्मेट से करते तो कैसे होता, देखिए अपने सम रुपीज वर गिवन, अब लगा के तो देखो मी लगाना था आगे, मी कौन सा था, लिविंग ऑब्जेक्ट था, तो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्या होगा, टू मी बाय हिम। तो यहाँ पे टू नहीं दिया गया, इसका नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है। तो बोथ वन एंड टू मत कर देना, इसका आंसर ओनली टू आ रहा है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अपने को दोस्तों क्या करना है, इस लास्ट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस है। यू हैव टू remove this skyscraper as you have not followed these guidelines। अब ये वर्ड है skyscraper, आपको इस skyscraper को रिमूव करना है, हटाना होगा या तोड़ना होगा इसको। skyscraper अपने किसको बोल देते हैं, जो गगनचुंबी इमारतें होती है उसको कहते हैं skyscraper। तो अपने कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो अपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो अपने को क्या ऑर्डर आता है कि आपको इसको रिमूव करना होगा, इसको तोड़ना होगा। तो बिल्कुल वही ऑर्डर इसमें दिया गया है, उस ऑर्डर को अपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो एज लगा हुआ है बीच में, एज लगा हुआ है, दो सेंटेंस जोड़े हुए हैं। तो हम पहले फर्स्ट सेंटेंस को करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्काईस्क्रैपर। तो कैसे होगा, दिस स्काईस्क्रैपर। अब देखो यू हैव टू लगा हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, स्काईस्क्रैपर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा,
हैज टू बी, क्योंकि टू लगता है उसके साथ बी आता है हमेशा। फिर वर्ब क्या है, रिमूव, तो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। तो फर्स्ट में ये देख लो, स्काई स्क्रैपर हैज टू बी रिमूव्ड, हैव टू बी रिमूव्ड आ गया, ये भी रॉन्ग जा रहा है। हैज टू बी रिमूव्ड ये सही जा रहा है, लेकिन ये भी सही जा रहा है, तो अपने इनको देखना होगा। डिड नॉट फॉलो, ये तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल इसको भी कट कर दो। दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, हमें आगे वाले सेंटेंस को भी देखना है। एज यू हैव नॉट फॉलोड दीज गाइडलाइंस, तो अपने क्या बोलेंगे, एज दीज गाइडलाइंस हैव नॉट बीन फॉलोड। अब हम देखते हैं, देखो हैव नॉट फॉलोड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो आपने क्या किया, हैव नॉट बीन फॉलोड, तो इसमें देखो हैव नॉट फॉलोड सीधा ही आ गया, तो इसका मतलब गलत। हैव नॉट बीन फॉलोड बाय यू, इसका आंसर जा रहा है थर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स अपने 70 क्वेश्चन थे जो इसके इंग्लिश के पार्ट के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से एक्सप्लेन हो चुके होंगे। तैयारी पे लगे रहें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपने शेड्यूल के दिन अगले अपने एक्सप्लेनेशन में। तब तक गुड बाय दोस्तों।